और उसे बदनाम करने का प्रारंभ कर रहा हूं कि हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नर ने खाई ठोकर, दो आंसू शेष बचा पाया। जब जब मानव सब कुछ खोकर, मैं आया तभी द्रविड़ होकर। मैं आया ज्ञान दीप लेकर, भुला भटका मानव पथ पर चलकर। निकला सोते से जगकर, पथ के आवर्तों से थककर। जो बैठ गया आधे पथ पर, उस नर को राह दिखाने ही मेरा सदैव का दृढ़ निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जिस हिंदुत्व का परिचय, जिस हिंदू धर्म का परिचय, जिस हिंदू धर्म का संदेश समस्त मानव जाति के उद्धार, उसको बचाना ही नहीं, उसको दर पीढ़ी बल्कि प्रतिपल नव नूतनता के साथ आगे जाकर विकसित करना है। हर पीढ़ी एक नया उदय लेकर आए और ज्यादा आगे बढ़े। अरे आगे बढ़ना भौतिक नहीं बल्कि ईश्वर की तरफ जाने की तरफ जाए। ये केवल आध्यात्मिक सोच नहीं बल्कि धार्मिक प्रयास और एक सामाजिक उपचार जो कि समाज को और ज्यादा आगे उठाए। और वो उठना सारे दोषों को, विकारों को दूर करे और मनुष्य ईश्वर की तरफ चला जाए। नर से नारायण करने का विचार देने वाले हिंदू धर्म को बदनाम करने के इसके पहले भी कई षड्यंत्र हुए, लेकिन षड्यंत्रों की समय जो सीमा थी या जो भौगोलिक परिक्षेत्र था वो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के आसपास ज्यादा था। लेकिन पिछले कुछ समय से पूरे विश्व में हिंदुत्व को बदनाम करने का बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। और उसी षड्यंत्र के कड़ी में अब डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस हो रही है, अर्थात हिंदुत्व को उखाड़ फेंकने का, वैश्विक स्तर से हिंदुत्व को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा खुलेआम नंगा नाच हो रहा है। और फिर भी कहीं पर भी कोई इसकी विशेष प्रतिक्रिया नहीं है। हमने लगातार इस विषय पर एक सप्ताह से आवाज उठाई है। आज के बिंदास बोल में हम इस पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी रहेगा, आप भी रहेंगे। हम सबकी चर्चाओं को लेकर इनका उत्तर भी देंगे और इनका बंदोबस्त भी करेंगे। आइए पहले विस्तार से मुद्दा देखते हैं। पूरी दुनिया में हिंदुत्व के बढ़ते प्रभाव से वामपंथी गैंग घबराया हुआ है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। ऐसे में अपनी हिंदुत्व विरोधी विचारधारा को जिंदा रखने के लिए विदेशों में कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ताकि हिंदुत्व को नुकसान पहुंचा सके। इसके लिए कई अमेरिकी विश्वविद्यालयों से लोगों ने संपर्क किया है ताकि इनके मंसूबों को धार मिल सके। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व 10 सितंबर से शुरू हो रहे 3 दिवसीय कार्यक्रम को करीब 40 विश्वविद्यालयों के 45 से अधिक केंद्रों और विभागों ने को स्पॉन्सर किया है। इनमें अधिकतर विश्वविद्यालय अमेरिका के हैं। अमेरिका सहित विश्व में कई देशों के हिंदू संगठनों ने इस कॉन्फ्रेंस पर विश्वविद्यालयों को रोक लगाने की मांग की है। कॉन्फ्रेंस के विरोध में अमेरिकन हिंदू संगठनों से अपना आक्रोश जाहिर किया है। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के आयोजनकर्ता ने एक वेबसाइट भी बनाया है। वेबसाइट के होम पेज लिखे एक लेख में हिंदू को मिलिटेंट कहा गया है। अगर पूरी वेबसाइट के कंटेंट पर नजर डालें तो कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य सिर्फ हिंदुत्व को नीचा दिखाने और उसे अपमानित करने का है। वेबसाइट के माध्यम से आरएसएस, बीजेपी और भारत सरकार के खिलाफ जमकर जहर उगला गया है। ऐसे में इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य सिर्फ राष्ट्र विरोधी माहौल बनाना है। यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि सम्मेलन में जिन वक्ताओं को शामिल किया गया है उनमें वो लोग हैं जो भारत और अमेरिका में हिंदू संगठनों के खिलाफ जहर उगलते हैं और अक्सर हिंदुत्व व राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, जिसका खुलासा हम अपने इस कार्यक्रम की अगली रिपोर्ट में करेंगे। कॉन्फ्रेंस की वेबसाइट पर जिस प्रकार की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उससे जाहिर होता है कि इस पूरे कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत के धार्मिक और अल्पसंख्यक विषयों पर हिंसा को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चोट पहुंचाना है। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को एक बार फिर से मिस इंटरप्रेट किया जाएगा और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को धता बताकर असंतोष को बढ़ावा दिया जाएगा और राष्ट्र विरोधी माहौल को खड़ा किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में भाजपा शासित केंद्र सरकार और उसकी नीतियों को दुष्प्रचार किया जाएगा ताकि किसान आंदोलन की तरह देश में अराजकता का माहौल खड़ा किया जा सके।
ऐसे में सवाल उन विश्वविद्यालयों पर भी खड़ा होता है कि कैसे इस तरह के वामपंथी फांसीवादी कॉन्फ्रेंस का समर्थन और को स्पॉन्सर अमेरिकन विश्वविद्यालय कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि कैसे अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देश भारत के लोकतंत्र, संविधान, सरकार, धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय जैसे विषयों पर जहर उगले असंतोष और वैमनस्य फैलाने की इजाजत दे सकता है। तो ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमारा जैसे कि कार्यक्रम का फॉर्मेट है, कार्यक्रम के शुरू में ही हम आपको पोल दिखाते हैं कि जब हमने पूछा कि क्या ऐसे कॉन्फ्रेंस करने वाले, अर्थात कॉन्फ्रेंस तो बहाना है, हिंदू निशाना है, हमारा प्रश्न है कि क्या हिंदुओं को समाप्त करने की बात करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादातर हिंदुस्तानी हैं। और इसलिए इस प्रश्न पर जब हमने पोल किया तो 92% कार्यक्रम के प्रारंभ में ही है। मुझे तो लगता है कि 100% होना चाहिए था, लेकिन अगर आप इसमें बदलाव करना चाहते हैं तो आपके मोबाइल में, सुदर्शन के मोबाइल ऐप पर जाकर पोल करके आप ये अनुपात चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि हिंदुत्व को नेस्तनाबूद करने, खात्मा करने, समाप्त करने, ऐसे बात करने वाले लोगों में कौन हैं, क्या है उनके नाम, क्या है उनके चेहरे। कुछ नाम आपको मैं दिखाता हूं, आपके जानकारी के भी कुछ होंगे। आनंद पटवर्धन, आपको पता होगा, ये फिल्म निर्माता कम और विवादों में रहने वाला व्यक्ति है। अयोध्या फैसले पर निराशा जताने वाला और बाबरी मस्जिद को राष्ट्रीय स्मारक बताने का काम करने वाला। आयशा किदवई, प्रोफेसर जेएनयू समझते ही बाकी बोलने की जरूरत नहीं। यह संघ बीजेपी के विरुद्ध हमेशा रहती है और अब ये हिंदू विरोधी या संघ हिंदूवादी होने के कारण ही शायद ये अब उनके विरोधी है। बानू सुब्रमण्यम प्रोफेसर, ये भी महिला हैं, दिखने में भले पुरुष दिखे लेकिन ये भी महिला हैं और ये भी हमेशा हिंदू विरोधी बयानों को लेकर चर्चा में रहती है। इन सब के एजेंडे को लेकर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका नाम डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदू कॉन्फ्रेंस है। यह है भंवर मेघवंशी। यह आदमी अपने आप को कभी संघ का स्वयंसेवक था ऐसा कह के लाइमलाइट में लाकर काफी विवादित बातों को लिख रहा है जिसके कोई तथ्य उस व्यक्ति के पास नहीं है। अगला नाम है इस कॉन्फ्रेंस का, जो कि कई बार आपने देखा होगा, यह तो कहती सामाजिक कार्यकर्ता है अपने आप को, कविता कृष्णन, लेकिन वास्तविक में सीपीआईएम की पोलिट ब्यूरो सदस्य है। अब इस राजनीतिक दल का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए राजनीतिक दल है आप भूल गए होंगे, इसलिए मैं आपको खास करके ये याद दिलाना चाहता हूं, जो कि सीएए से लेकर तमाम मुद्दों पर ये सरकार विरोधी रही है। अगला नाम है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के कॉन्फ्रेंस का मीना कंडा स्वामी। ये भी नारीवाद के खाल पहनकर पूरे हिंदुत्व, जो कि नारी का सबसे बड़ा समर्थक है, उसकी विरोधी है। ये सारे नाम जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, मोहम्मद जुनैद, ये सब पाकिस्तानी मूल का बांग्लादेशी क्रिकेटर और भी कई नाम हैं। ये असली नाम ये हैं, बाकी अपने नामों में हिंदू लगाकर अभी भी ईसाई या मुसलमान बन चुके नाम जो कि अपना असली परिचय नहीं देते। इसमें है, ये साइड में चलते रहेंगे और इन नामों के चलते चलते ही हम कार्यक्रमों की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इस वक्त जो पूरा गेस्ट पैनल है, मैं उनको स्क्रीन पर स्वागत करता हूं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं देश विदेश से कई अतिथि, जो कि इस पूरे हिंदुओं का नाम पर बदनाम करने के लिए जो षड्यंत्र हो रहा है उसको एक्सपोज करेंगे, विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे। मैं सबका स्क्रीन पर स्वागत करता हूं। हमारे साथ पूर्व आईएएस अधिकारी चिंतक संजय दीक्षित जी है। संजय जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ भारतीय इतिहासकार दिनेश रावत जी है। रावत जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ हिंदू चिंतक और चैन, जो कि सुदर्शन पर भी आप इसके पहले कई बार उनको देख चुके होंगे, जो हिंदू दर्शन पर अपनी बातें तो रखते ही है, लेकिन कुरान से लेकर, बाइबल से लेकर इस पूरे षड्यंत्र पर अपना पक्ष रखते हुए इन लोगों को एक्सपोज करते हैं। नीरज यात्री जी, आपका स्वागत है। नीरज जी, हमारे साथ इस साथ ही पूरे कार्यक्रम में और जुड़ी रहेगी जिया मंजिरी जी। जिया जी भी सामाजिक कार्यकर्ता है, इस विषय पर जो काम हो रहा है उसमें सक्रिय हैं। इसके साथ ही यूएस से भी एक
वक्ता जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। बड़ी संख्या में ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जो लाइव स्ट्रीम चल रहा है उस पर कमेंट करने वाले आप सब, आपकी कमेंट को भी हम यहाँ स्पेस देंगे और हम अभी कार्यक्रम को आगे चर्चा के रूप में आगे बढ़ाते हैं। मैं सबसे पहले नीरज अत्री जी के पास चलूंगा। नीरज अत्री जी, आखिर हिंदुओं के विरुद्ध प्रोपोगंडा करने वाली गैंग अब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जाकर हिंदू को उखाड़ फेंकने की बात कर रही है। अभी तक केवल आरोप करती थी, अभी तक उनका जो स्वरूप था वो आपत्तियों का था। अभी तक स्वरूप था कि हम हिंदू हैं, हम तो दुरुस्ती चाहते हैं, ये था। अब जाकर उन्होंने उखाड़ फेंकने की बात की है। क्या कहेंगे, ये क्या ये इस स्टेज तक वो कैसे पहुंचे, क्यों पहुंचे? जी सुरेश जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो देश है, हमारी जो परंपरा है, सनातन वैदिक धर्म जिसे हम कहते हैं, वो दो ग्लोबल एम्पायर्स का अनफिनिश्ड एजेंडा है, क्रिश्चियनिटी का और इस्लाम का। दोनों का डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है। एक का कहना कि हमने किंगडम ऑफ गॉड लाना है, सबको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना है। दूसरों का कहना है कि हमने दारुल इस्लाम बनाना है। जब तक नहीं हो जाता तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। तो ये जो दो ग्लोबल एम्पायर्स हैं, इनके प्यादे हैं जिन्हें हम देख रहे हैं, जो ये इस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो अनफिनिश्ड एजेंडा है उसको अभी वो अब हुआ, असल में हुआ क्या है कि जब ये सत्ता परिवर्तन हुआ 2014 के बाद, तो सरकार ने थोड़ा सा जो रुख है वो बदल गया है। तो पहले ये सरकार के जो तंत्र था उसके माध्यम से सारे काम कर रहे थे, अब वो सरकारी तंत्र इनके हाथ में नहीं बचा है। इसलिए इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है, जो कुंठा है, वो अब चरम पर पहुंच गई है। इसलिए ये इनकी फ्रस्ट्रेशन की निशानी है कि अब ये इस लेवल पर इतने ब्लैटेंटली काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें जो नाम आप दिखा रहे हैं, आपको ध्यान होगा, ये जो अनंत पटवर्धन आपने सबसे पहले दिखाया था, ये वो व्यक्ति था जो जब यूपीए का रूल हुआ करता था उस समय अफजल गुरु को फांसी पे ना लटकाया जाए, उसके लिए जो पिटीशन तैयार की गई थी उनमें एक था। जब उस समय हिंदू टेरर की बात चल रही थी, उस समय एक ऑनलाइन पिटीशन तैयार की गई थी, उसमें भी ये उनके पुरोधाओं में से एक था। और अगर आप थोड़ा सा, हमारी जो सरकारी एजेंसियां अगर थोड़ी सी इसकी फंडिंग को ट्रैक करने की कोशिश करेगी तो पाएंगी कि इसको फोर्ड फाउंडेशन, मैक फाउंडेशन, ये जितनी इस तरह की शेडी फाउंडेशंस हैं जो दूसरे देशों में अनस्टेबिलिटी लाने के लिए बनाई जाती हैं और जो CIA के फ्रंट की तरह काम करती हैं, ये उनके प्यादे हैं जो ये काम कर रहे हैं। और इसमें एक चीज हमें जो ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब हम ये बोल रहे हैं कि 45 यूनिवर्सिटीज जुड़ी हैं, वो कई बार थोड़ा सा भ्रामक हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज के लोग हैं, वो यूनिवर्सिटीज ऑफिशियली नहीं जुड़ी हैं इनके साथ। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उन यूनिवर्सिटीज के ऊपर भी, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत नहीं, मुझे क्या लगता है नीरज जी की ये बात हम क्यों कहें, वो यूनिवर्सिटी कहे ना कि हम नहीं जुड़े हैं, हम क्यों कहें? नीरज जी जी सॉरी, मैंने कहा कि ये बात यूनिवर्सिटी कहे कि हम नहीं जुड़े हैं, हम क्यों कहे कि वो नहीं जुड़े हैं? बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि ये यूनिवर्सिटी का दायित्व बनता है कि इनको डिसऑन करें। हाँ। जैसे इनमें अब ये जो इस तरह का नैरेटिव चला रहे हैं, एक तो है ऑड्री ट्रस्के जो रटगर्स यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर है हिस्ट्री की। वो जब हमारे देश में आई थी तो उसने यहाँ पर दिल्ली में बैठकर एक सेमिनार किया था जिसमें वो औरंगजेब को व्हाइट वॉश करने का प्रयास कर रही थी। तो उस समय मैंने स्पेशली इसको टैग करके ट्विटर पे बताया था कि कल मैं आपने जो तथ्य दिए हैं मैं उनका रिबटल देने वाला हूं, और अगर आपको लगता है कि आप एकेडमिकली ठीक बात करती हैं तो आप उसको काउंटर कीजिए। उसने आधे घंटे के अंदर अंदर मुझे ब्लॉक कर दिया था, और फिर मैंने जितने वो झूठ बोल रही थी उन सबको तथ्यात्मक रूप से सामने रखते हुए बताया था कि इस तरह से झूठ बोल रही है। अब ये बातें जो रटगर्स यूनिवर्सिटी है उनके जो कर्ता धर्ता उन तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अभी तक ये वेस्ट वालों की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एक उनकी थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी है कि लोग ऑनेस्टली काम करते हैं। लेकिन इस तरह के लोग, ऑड्रे ट्रस्की है, एक विलियम डारलिंपल है, इन जैसे लोगों को अगर हम एक्सपोज करेंगे तो ये इनकी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको अपना स्टैंड फिर क्लियर करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इनको एक एक को टारगेट करके हमें इनकी यूनिवर्सिटीज से प्रश्न पूछने चाहिए कि क्या आप इस तरह की जो कुंठित मानसिकता है उसका साथ देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए इस यूनिवर्सिटी के नाम हम यहाँ पर चला रहे हैं, कौन कौन यूनिवर्सिटी है, उनका
कॉन्टैक्ट डिटेल निकालिए, बल्कि हम वो भी कल से आपको उपलब्ध कराएंगे। उन सबको मेल करिए, टैग करिए, फोन करिए। वहां पर बहुत बड़ी संख्या में भारतीय लोग उसके डोनर हैं, वो लोग भी डोनेशन देते हैं, तो अपना अधिकार भी है उनका, वो भी यहाँ पर प्रश्न पूछे। ये तो अभियान एक तरफ चलता रहेगा ही। मैं संजय जी के पास चलता हूँ। संजय जी, नीरज जी तो थोड़ा पोलाइटली कह रहे हैं कि अब इनका गुस्सा 7वें आसमान पर गया है। मैं तो कह रहा हूं कि इन्होंने अपना असली रूप दिखाया है। अब तक ये चोला पहने हुए थे, अब नंगे हो गए हैं। देखिए, ये जो अभी जैसा नीरज जी ने कहा, मैं उससे सहमत हूं कि इनमें काफी हताशा निराशा है, उसके कारण ये इस प्रकार का और भी कार्य कर रहे हैं। लेकिन यदि आप ये कहें कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये कार्यक्रम आज से नहीं, ये कार्यक्रम मैकॉले के समय से ही आरंभ हो रखा था, और उसमें जो उस समय जो होता था वो हमको पता नहीं चलता था। जैसे आप ये देखें कि हमारा पूरा का पूरा जो जातिवाद का जो विमर्श या जातिवाद का जो नैरेटिव जो गढ़ा गया है, वो पूरी तरह से इन्हीं विदेशियों द्वारा गढ़ा गया है। उनके नाम मैं आपको ले दूं, मैक्स मुलर हो, या आपके जो आर्यन इन्वेजन थियरी का नैरेटिव बनाया हो, आपके बिशप कॉल्डवेल, जी.यू. पोप इत्यादि, ये जो सब साउथ में यहाँ पे तमिलनाडु में काम करते थे, डी नोबिली वगैरह, और उसके बाद चाहे जॉन म्यूर हो, और उसके बाद आपके पूरा का पूरा जो कास्ट सेंसस वगैरह जितना भी, वो सारा कार्यक्रम ये लोग लगातार करते रहे हैं। उसके बाद फिर आप ये देखें कि 1920 के आसपास ये अलीगढ़ वाले जो पैदा हो गए, मोहम्मद हबीब, जो ये इरफान हबीब है, इनके पिताजी थे, उन्होंने जो सारा कार्यक्रम शुरू किया, वो उन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री को एक आदर या इसको कहे रिस्पेक्टेबिलिटी का चोला उड़ाने का काम आरंभ किया, वाइट वॉश किया। उसके बाद जो भारत के इतिहास को ऑफिशियली इन्होंने एक तरह से डाउनग्रेड करने का प्रयास किया। अच्छा, फिर उसके बाद जब अब हमें स्वतंत्रता मिल जाती है, तो आप ये देखिए कि कांग्रेस ने पूरा का पूरा ये सारा कार्यक्रम लेफ्ट के हाथ में दे दिया। आपको पता नहीं ध्यान है कि नहीं है, मैं आपको याद दिला दूं कि 1983 में हमारी जो एक ये नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल होती है, जो भारत सरकार का एक बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है। उस नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में इतिहास किस तरह से लिखा जाएगा, उसको लेके बाकायदे वहाँ पर उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए, और उस दिशा निर्देश में इस प्रकार के उन्होंने दिशा निर्देश जारी किया कि आप आश्चर्य करेंगे। उसमें ये लिखा गया कि जो आदिकाल का जो भारतीय इतिहास है उसको बहुत अधिक महिमा मंडित न किया जाए, गुप्त काल का जो इतिहास है उसको अधिक महिमा मंडित न किया जाए, फिर औरंगजेब को किसी भी प्रकार से जो है वो हिंदू विरोधी न दिखाया जाए, शिवाजी को अधिक महिमा मंडित न किया जाए। ये केंद्रीय सरकार की ऑफिशियल लाइन है, और आज भी वो डॉक्यूमेंट स्टैंड करता है। तो ये इन्होंने आज, बल्कि संजय जी, जो कल्चर मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, आज मैं जब हम सब मिलकर इस वक्त चर्चा कर रहे हैं, 27 अगस्त 2021 रात 8:20 पर भी हिंदुस्तान सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के वेबसाइट पर वो सब कुछ है जो अभी आप बोल रहे हैं, जिसमें बाबर का महिमा मंडन जा रहा है, मुगलों का किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, आज ही के दिन से इन मुगलों के एम्पायर तथा कथित लुटेरों का, कभी एम्पायर होता है क्या, लेकिन उन एम्पायर के नाम पर विश्व की सबसे महंगी वेब सीरीज आ रही है, जिसका मैं पुरजोर विरोध कर रहा हूं, और दर्शकों को कह रहा हूं कि डिज्नी हॉटस्टार इसको ला रही है। इस कॉन्फ्रेंस का विरोध होना जैसे जरूरी है, वैसे उससे खतरनाक ऐसे सीरीज का भी विरोध होना चाहिए जो इतिहास को झूठा हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है। इसलिए डिज्नी हॉटस्टार का मोबाइल ऐप अपने मोबाइल से डिलीट करिए, अनइंस्टॉल करिए, और उनको मेल करिए, और hello@hotstar.com पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि हिंदू विरोध करोगे, झूठा इतिहास सिखाओगे, तो ये हम तुम्हारा, भले हमारा सब्सक्रिप्शन का 500 रुपए चला जाए, हम अनइंस्टॉल करेंगे। और आज हजारों लोगों ने देश भर में किया है, कल हम इस पर स्पेशल कार्यक्रम भी करिए। संजय जी, आप कंटिन्यू करिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मुझे पता नहीं, मुझे अनुमान नहीं है कि जो वर्तमान शासन व्यवस्था है उसको यह आइडिया भी है कि नहीं है कि ये ऑफिशियल डायरेक्शंस आज भी लागू हैं।
और मेरे विचार से मैं तो इस पे 2-3 कार्यक्रम कर चुका हूं, आपको भी इसको हाईलाइट करना चाहिए। तो ये एक बात और जोड़ देता हूं, एक बात और जोड़ देता हूं, क्योंकि इसी आपके इस बात में साथ ये ज्यादा प्रासंगिक रहेगी। केवल केंद्र में नहीं है, महाराष्ट्र में अभी शिवाजी महाराज का आपने नाम लिया था, और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के बेटे की सरकार है महाराष्ट्र में, कम से कम मुख्यमंत्री तो वो है, भले ही सोनियाबाई और शरद पवार का उसमें बड़ा रोल हो, लेकिन इसी शिवसेना के एक जिलाध्यक्ष पर इसलिए कार्रवाई हुई थी क्योंकि पिछले कांग्रेस सरकार ने अफजल खान का पेट फाड़ने वाला फोटो सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करने को अपराध घोषित किया था। 10 साल पहले की बात बोल रहा हूं मैं, 10 या ज्यादा 7-8 साल पहले की बात होगी। अफजल खान का पेट फाड़ना ये शिवाजी महाराज जी के जीवन के महापराक्रमों में से एक बड़ा पराक्रम था, क्योंकि 10,000 की सेना लेकर आए हुए व्यक्ति को कैसे उन्होंने रणनीति से अकेले बुलाया और कैसे पीठ में खंजर मारने के बाद उसका पेट फाड़ दिया, यह शौर्य के साथ रणनीतिक सूझबूझ का परिचय है। यह गौरव का चित्र महाराष्ट्र में अगर कोई सार्वजनिक तौर पर लगाता है तो उस पर एफआईआर होती है। ये भी कानून अभी भी महाराष्ट्र में है संजय जी। वो क्यों है, उसके पीछे भी जाएं थोड़ा सा। क्योंकि बिल्कुल, यदि आप नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो उसमें अफजल खान के पेट फाड़ने को लेकर शिवाजी महाराज की निंदा की गई है। बिल्कुल। और ये आप देखें कि गांधी जी ने भी एक बार उसके बारे में कहा था कि ये शिवाजी महाराज ने अच्छा नहीं किया। खैर, तो इसलिए कांग्रेस तो उस लाइन को फॉलो कर रही है। मैं इससे आगे चल रहा हूं, जो ये आपका इस समय जो ये डिसमेंटलिंग जो डीजीएच वाला जो चल रहा है, तो ये ऑर्डिनरी ट्रूश्के का एक प्रकार से एक निजी उपक्रम है, इसको हमें समझना पड़ेगा। और हमने इसके जयपुर डायलॉग्स की तरफ से हमने इसके विरुद्ध पहले ही मुहिम छेड़ रखी है, और हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के साथ मिलके हम काम कर रहे हैं। आप देखेंगे तो उनके साथ मिलके हम 2-3 प्रोग्राम पहले ही कर चुके हैं, और 31 तारीख को इसके विरोध में यूएस में ही एक डिसमेंटलिंग हिंदू फोबिया करके एक कॉन्फ्रेंस इसके पहले ही होने जा रही है। इसके यानी 31 अगस्त को ही ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इसके अतिरिक्त जो आप कह रहे थे यूनिवर्सिटीज को लिखने वाली बात, तो सारी यूनिवर्सिटीज को लिखा जा सकता है। उसमें से कई ने तो अपना नाम वहां से विड्रॉ कर लिया। आपने ये देखा होगा, नोटिस किया होगा कि पहले जो सारे इन्होंने लोगो लगा रखे थे, अब लोगो हटा लिए हैं। वो लोगो इसीलिए हटा लिए हैं क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने, स्टैनफोर्ड ने और 1-2 और यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने साफ लिख दिया कि हमारा कोई इससे लेना देना नहीं है। जो लोग भी इससे संपर्क में हैं या जो इसको कह रहे हैं या इंडोर्स कर रहे हैं, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि ये जो एकेडमिक हिंदू फोबिया जिसको हम कहते हैं, वो यूएस में बहुत लंबे समय से है। और ये जो एक इंडोलॉजी करके जो एक सब्जेक्ट है, और इस इंडोलॉजी पे पूरी तरह से पश्चिम का आधिपत्य है, और पिछले लगभग 10-15 वर्ष से इस आधिपत्य से एक लगातार संघर्ष हो रहा है। तो इस संघर्ष को दबाने के लिए ये कुछ तरीके आजमाते हैं, और उन तरीकों में से एक तरीका ये है कि ये पहले इसको एकेडमिक स्वरूप देते हैं। फिर आप देख रहे हैं कि ये अभी ये कॉन्फ्रेंस कराएगी, कॉन्फ्रेंस कराने के बाद फिर इसी सब्जेक्ट पे किसी से पीएचडी करवाएगी। फिर पीएचडी कराने के बाद ये जो सारे लोग यहाँ आए हैं, ये उन पर किताबें लिखेंगे और उस किताबों में उस पीएचडी से कोट करेंगे, और कुछ दिनों बाद ये लगभग अगले 15-20 वर्ष में उस विमर्श को स्थापित कर देंगे, ये कहते हुए कि ये एकेडमिक रिगर जो है, प्रॉपर जो एकेडमिक रिगर जिसको कहते हैं, उस मेथड से ये स्थापित हो चुका है। ये आप देखें तो ये पूरा का पूरा जिस तरह से आर्यन इन्वेजन थियरी का विमर्श चलाया गया था, वो भी इसी प्रकार चलाया गया था। आप देखें कि साउथ में सेंट थॉमस का जिस प्रकार से एक मिथक चलाया गया था, वो भी इसी प्रकार से चलाया गया था। तो ये कोई नई बात नहीं है, वही पुराना जो तरीका है उसको और रिफाइन करके किया जा रहा है। इसमें एक समस्या जरूर है, ऑड्रे तुरुश्के ने एक बहुत बड़ी गलती कर ली है, जिसके लिए उनको करना पड़ेगा। हम लोगों ने, यानी हिंदुस्तान, आपके हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन यूनाइटेड स्टेट्स ने, जो प्रेसिडेंट हैं रटजर्स के, उनसे भी संपर्क स्थापित कर लिया है,
और उनसे भी संपर्क स्थापित करने के बाद वो स्वयं चिंतित हैं। उन कह रहे कि साहब कि इस तरह का जो नैरेटिव है वो तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ की पॉलिसी में नहीं आता, इसलिए भी बहुत कुछ इसमें होना है। और एक चीज़ और बता दें, हमने ये कहा है कि ये जो ये कर रहे हैं, ये एक जिस तरह से कनाडा में रेजिडेंशियल स्कूल बनाकर और वहाँ पर जो वहाँ के नेटिव्स थे उनके बच्चों को छीनकर और उनके नेटिव्स को मारकर और उनको क्रिश्चियनाइज किया गया, ये उसी प्रकार का एक रटजर्स रेजिडेंशियल स्कूल बनाने का प्रयास है। और हम इसको पूरी तरह से, इसका जो रेसिस्ट एजेंडा है, इसका जो मार्क्सिस्ट एजेंडा है, उसको पूरी तरह से एक्सपोज करके इसको नंगा कर देंगे। बिल्कुल, और इसलिए जो आखिरी शब्द है आपका वो ज्यादा जरूरी है कि इनको नंगा करना जरूरी है, उसके बगैर इनका असली रूप दुनिया के सामने नहीं आएगा। कोई अपने आप को इन्वायरमेंटलिस्ट, कोई प्रोफेसर, कोई सामाजिक कार्यकर्ता, न जाने क्या क्या तमगे लगाकर दुनिया के सामने अपने नकली वेश में जाते हैं। ये कैसे हिंदू विरोधी है, बल्कि इनके हिंदू नाम छीनने का भी अधिकार होना चाहिए। और इनका वास्तविक नाम क्या है, ये धर्म बदल चुके हैं, इनका क्या षड्यंत्र है, ये भी दुनिया के सामने आना चाहिए। अब मैं इतिहासकार के पास चलता हूं, दिनेश रावत जी। वैसे इतिहास में संजय जी ने भी कहा था कि ये पहली बार नहीं हुआ है, बस फर्क इतना है कि अब ये बिल से बाहर आकर, बिलों से बाहर आकर सतह पर काम कर रहे हैं और इसलिए हमको पता चल रहा है। इस पूरे कॉन्फ्रेंस के षड्यंत्र को आप कैसा देखते हैं? नमस्ते। हाँ, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने ये एजेंडा रखा है, और इसमें जैसा संजय दीक्षित जी ने कहा कि ये कोई नया एजेंडा नहीं है, ये नैरेटिव तो बहुत दिन से चल रहा है। हाँ, ये मैकॉले से नहीं, ये अगर आप लोग ईमानदारी से समझने की कोशिश करिएगा तो ये नैरेटिव पिछले 2500 वर्षों से चल रहा है। जब से ये मैन मेड रिलीजन्स आए हैं, जब से अब्राहम आए हैं, मोजेस आए हैं, क्राइस्ट आए हैं, मोहम्मद आए हैं, इवन बुद्ध और महावीर, वो लोग को जो है ये नैरेटिव लेकर के ही चलना पड़ा कि ये जो मेन स्ट्रीम फिलॉसफी है, या मेन स्ट्रीम आप उसको रिलीजन बोलिए या जो बोलिए, उसको आर्यन सिविलाइजेशन बोलिए या कुछ भी बोलिए, तो मेन स्ट्रीम से जब जब लोग निकलते गए, उनका ये पर्पस रहा कि पिछले वाले जनरेशन को जो है ब्लैकआउट करना है, पिछली वाली चीजों को उसकी खामियां निकालना है, तभी तो आज की चीज हम उसको जस्टिफाई कर पाएंगे। अगर तो इस तरीके से ये नैरेटिव बहुत दिन से चल रहा है, और जैसे जैसे मैन मेड रिलीजन्स आते गए ये बढ़ता चला गया। और फिर जो है मैन मेड रिलीजन कभी नहीं होता, मैन मेड मजहब है, और इसलिए मजहबों का नंगा नाच है। और ये हथौड़ा लेकर कभी मूर्तियां तोड़ने वाले अब उन्हीं मूर्तियों के मन में बसे हुए मनों के ऊपर हथौड़ा मारने का काम कर रहे हैं। इतना ही फर्क है। मैं जिया मंजरी के पास चलता हूं। जिया मंजरी, आपका क्या पक्ष है? सर्वप्रथम नमस्कार एंड धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया और इस मुख्य विषय को इसमें उठाने के लिए सबके सामने बहुत बहुत आभार आपका सुरेश जी। ये विषय बहुत पुराना है, इसको कहते हैं थॉट सीडिंग, मतलब विचारों का रोपण। विचारों का रोपण इस प्रकार से सभी बच्चों के हृदय में, चाहे वो भारतीय हो और चाहे वो विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के बच्चे हों, उनके हृदय में इतना विषाक्तकारी इस प्रकार का बीज रोपित किया जा रहा है जिसमें कि वो अपनी ही संस्कृति से, अपने ही देश की धरोहर से नफरत करने लगे, चिढ़ने लगे, उसका बहिष्कार करने लगे। तो ये जो कार्यक्रम हो रहा था, जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इसके विषय में जब हमें पता चला तो हमें ये पता चला कि 21 तारीख को ये कॉन्फ्रेंस हो, इससे पहले हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई कि ये कार्यक्रम हो रहा है और HAF ने 21 तारीख को इसका बहिष्कार करना शुरू किया। और साथ में अन्य भी जो संगठन हैं वो भी इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं। बड़ी अचंभे की बात है कि भारतीय मूल के इतने लोग बाहर रहते हैं, USA में, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिंदू, डिसमेंटलिंग हिंदू जैसा ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है और वहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट या फिर यहाँ से भी कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्री से इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा है। मैं इस पे बोलना चाहूँगी कि इस पे एक कड़ी प्रतिक्रिया सरकार की ओर से भी जानी चाहिए। हमारा शास्त्र, हमारा इतिहास, हमारी धरोहर के विषय में कोई भी यदि चर्चा करता है
तो एटलीस्ट हमारे पैनल में से या हमारे साथ में से कोई ऐसा ज्ञानी व्यक्ति वहाँ पे होना चाहिए जिससे कि उसका भी मत लिया जा सके। जब आप हमारी हिस्ट्री को जानते ही नहीं, जब आप हमारे विषयों को ठीक से पहचानते ही नहीं, तो आप कैसे ही अंतरराष्ट्रीय पटल पर इस विषय में डिस्कस कर सकते हैं, ऐसी कॉन्फ्रेंस रख सकते हैं? और इसका क्या ध्येय है ये आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता है। बिल्कुल, ये तो लंबा इतिहास जो अभी बताया गया ये उसी का एक एक्सटेंशन है या एक प्रोग्राम है, एक कड़ी है। ये कोई नई बात नहीं है। बस हाँ, नई बात इस तरीके से जरूर है कि इतने बड़े यूनिवर्सिटियों का नाम लेना और खुलेआम इसको वेब प्लेटफॉर्म पर करना, जिससे कि उनके शब्द शब्द जाएंगे। हमने इसके पहले इनके कई कॉन्फ्रेंस में हमारे पत्रकारों को भेजकर देखा। जब कोई बाहरी व्यक्ति होता है तो इसको चाय पीने के बहाने प्यार से या किसी भी तरीके से उस व्यक्ति को हॉल के बाहर लेके जाते हैं, किसी के सामने कार्यक्रम नहीं करते हैं। ये इनका इतिहास है। लेकिन इस बार इनको खुलकर करना पड़ रहा है और उनका ये खुलकर करना ही अब उनके सारे प्रोपोगंडा के उत्तर देने, हालांकि उत्तर देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उनके प्रोपोगंडा के झूठ को सच के रूप में सामने हमने उत्तर देने का अवसर हमको आया है। और इस पूरे कॉन्फ्रेंस का जब भी टेलीकास्ट होगा, वेबिनार में होगा, जैसे भी होगा, हम उन सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए दुनिया भर के हमारे साथ जो गेस्ट पैनल बैठा है, इसके साथ साथ और भी हिंदू विचारवंतों को बुलाएंगे और उनके उत्तर भी देंगे, वो भी उनका झूठ उनके सामने लाएंगे। मैं नीरज जी के पास चलता हूं। नीरज जी, एक और ये प्रश्न है, क्या हिंदू सॉफ्ट टारगेट है इसलिए हो रहा है, या अब हिंदू को नहीं रोका गया तो ये सॉफ्ट टारगेट अभी ज्यादा हावी होने जा रहा है? क्योंकि दुनिया भर में भले हिंदुस्तान में मुसलमान और ईसाई बनने की संख्या बढ़ रही हो, लेकिन विश्व भर में कोई रिलीजन चेंज करके अगर किसी दूसरे धर्म में जा रहा है तो उसमें हिंदू चॉइस एक बड़ी संख्या की तरफ, खास करके एक समझदार वर्ग की मैं बात कर रहा हूं, वो चॉइस हिंदू भी आ रही है। ये डर है? जी सुरेश जी, ये दोनों ही चीजें हैं। पहली ये कि हम सदा से सॉफ्ट टारगेट रहे हैं क्योंकि हम प्रेडेटरी नहीं है, हम परजीवी नहीं है, क्योंकि हम किसी को कन्वर्ट करने का स्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, जैसा कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का है। तो सॉफ्ट टारगेट तो हम सदा से रहे, लेकिन अभी जो परिवर्तन आया है सोशल मीडिया के कारण, या जैसे आप जैसे कुछ लोग जो हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में, तो मुझे लगता है कि केवल एक सुदर्शन ही है जो ये बात कर रहा है, लेकिन उससे प्रभाव क्या पड़ा है कि पहले जो डिस्कोर्स था उसमें उनको एक मोनोपोली मिली हुई थी। अब हम उनको वापस प्रत्युत्तर दे सकते हैं, इसलिए जो उन्होंने झूठ के दम पर एक दुकान खड़ी कर रखी थी, अब वो ध्वस्त होती जा रही है और इसलिए उनके अंदर ये फ्रस्ट्रेशन दिखाई देती है आपको। जब हम सॉफ्ट टारगेट की बात करते हैं तो मतलब इसमें सबसे बड़ी विडंबना जो मुझे दिखाई देती है कि आज जब तालिबान अफगानिस्तान में तांडव मचा रहा है, तांडव तो बड़ा सकारात्मक शब्द हो जाता है कई मायनों में, वहां पर वो नृशंसता का नंगा नाच कर रहा है, उस समय नीरज जी आज मैं तो आपको एक आह्वान करता हूं, ये मैं भी, हम सब लोगों से बहुत बार ये गलती हो जाती है कि हम ऐसे राक्षसों के नंगा नाच को भी तांडव बोल देते हैं। आप तो कुरान के, हदीस के इतने एक्सपर्ट है, संजय जी आप भी इतने ज्यादा इन विषयों के एक्सपर्ट है, उन दोनों में इसका कोई शब्द होगा ना, उसी को दे दीजिए हिंदुस्तान को। जी जी ढूंढते हैं, लेकिन मेरा जो पॉइंट था कि बजाय डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के, अगर ये डिसमेंटलिंग ग्लोबल जिहाद की बात करते तो पहली बात तो इनके जो कपड़े थे वो गीले और पीले सब कुछ हो जाने थे, तब पता लगता कि इनमें कितना साहस है। जबकि वास्तविकता ये है कि संसार भर में आज जो ग्लोबल जिहाद है, जो मिशनरी एक्टिविटीज है, वो सबसे बड़ी अनरेस्ट क्रिएट कर रही है। इन्होंने जो इसमें सबटाइटल्स बना रखे हैं, जेंडर, सेक्सुअलिटी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, इन सभी पे अगर आप ध्यान देंगे, साइंस, प्रोपेगेंडा एंड मोर, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जितनी अधिक आपको अगर बाइबल में दिखेगी और कुरान में दिखेगी, उससे अधिक कहीं और नहीं दिखती। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, और जो तालिबान है वो उसको अमली जामा पहनाने का काम कर रहा है। जहां तक आता है साइंस, इन दोनों आइडियोलॉजीज का साइंस से दूर दूर का कोई संबंध नहीं है, और उसके हमारे पास ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं कि किस तरह से इन्होंने जियोर्डानो ब्रूनो नाम के साइंटिस्ट को जिंदा जलाया मिशनरीज ने, गैलीलियो को हाउस अरेस्ट में डाल दिया, और जो
कुरान के अंदर आप देखेंगे तो वहां पे कितनी उल्टी सीधी चीजें बताई जाती हैं कि जो सूरज है वो मटमैले समुंदर तालाब में जाके डूब जाता है। फिर इनका जो अगला आता है प्रोपेगेंडा। अब सबसे अधिक प्रोपेगेंडा जो किया जाता है वो मिशनरीज और तबलीगियों के द्वारा किया जाता है। तो अब जितने इनके साइड जो इन्होंने टैगलाइंस बना रखी हैं या साइड इश्यूज बना रखे हैं, वो सारे के सारे जो जेन्युइन ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें भी एड्रेस करने के लिए बनाए जा सकते थे, लेकिन वो ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहीं से इनकी फंडिंग आती है। और न केवल फंडिंग आती है, अगर उनके विरुद्ध ये आवाज उठाने का प्रयास भी करेंगे तो वो सर तन से जुदा वाली जो गैंगस्टरिज्म है वो सड़कों पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो इन दोनों कारणों को आप मिला लीजिए कि फंडिंग भी आती है और जान का खतरा भी होता है, इसलिए कभी भी ये लोग उन हार्ड टारगेट्स पे नहीं जाएंगे, ये सॉफ्ट टारगेट को पकड़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे समाज ने, हिंदुइज्म ने, हिंदुत्व ने इनको एक अभी तक एक वॉक ओवर सा दे रखा था, और अब क्योंकि हम इनको वापस जवाब देने लगे हैं, तथ्यात्मक रूप से इनका प्रतिकार कर रहे हैं, इसलिए इस तरह से इनको एक क्लोज्ड कोटरी बनाकर इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ती हैं। जैसा अभी वो बहन बोल रही थी कि ये हमारे पक्ष के किसी व्यक्ति को वहां पर लेके नहीं जाते, क्योंकि अगर ले जाएंगे तो इनका जो ये इन्होंने एक वो इतना बड़ा एक ढांचा खड़ा कर रखा है झूठ की नींव पर, वो सारे का सारा गिर जाएगा उसी दिन। बिल्कुल बिल्कुल, और इसलिए ये सब करना ही होगा। हमारे साथ अब वरिष्ठ पत्रकार शिकागो से जुड़ी हुई है वंदना जी। वंदना, आपका स्वागत है। वंदना यूएस में सुदर्शन को भी रिप्रेजेंट करती है। वंदना जी ने 5-6 दिन पहले मुझे बड़ी लेट नाइट में ऑनलाइन है वो देखकर ये इसका पोस्टर भेजा था और कहा था कि बड़ी डिस्टर्ब हूं और इस पर कुछ करना चाहिए। उस दिन से करीब करीब विभिन्न समय पर हम रोज सुदर्शन पर इस मुद्दे को ले रहे और आज बिंदास बोल में भी इसको प्रमुखता से उठा रहे। वंदना जी, क्या कहेगी? सबसे पहले आपके दर्शकों को और मेरे जो साथ में पैनलिस्ट हैं उन सबको मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। जैसे आपने कहा कि डिस्टर्ब, लाइक क्यों मैं ही क्यों, व्हाई ओनली मी, व्हाई ओनली हिंदूज? दिस इज द टाइम, ये समय आ चुका है कि जब एक सबसे पहली बात है उन लोगों को ये समझना पड़ेगा, वी बीइंग नाइव, वी नॉट स्टूपिड। वो सोचते थे हम मूर्ख हैं, हम मूर्ख नहीं थे, बट जो हमारे दिमाग में इतने साल से चल रहा था कि वो बोलते भाईचारा, भाई भाई तो मैं तो हम लोग उनका चारा थे। दूसरी बात ये आई, और दिस इज गोइंग ऑन, शेम ऑन दिस नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई जस्ट वांट टू से दैट इट इज अ टाइम। आप तो जानते हैं जब भी ये साल शुरू हुआ था तो हम लोगों ने जो एंटी-सीएए के लिए इंडिया के अगेंस्ट रेजोल्यूशन लाए थे, सिर्फ शिकागो एक सिटी है जहां हमारी जीत हुई थी। हम लोगों ने उसके लिए शिकागो टीम के लिए कितना काम किया, अभी इस पे भी बहुत काम चालू है। बट जब नीरज जी ने कहा कि वो दूसरे हमारे स्पीकर को, क्योंकि दिस इज नॉट अ डायलॉग, दिस इज अ मोनोलॉग। मोनोलॉग होता है मैं जो बोल रहे हूं आप वही सुनिए, डायलॉग होता है जहां पे हम चर्चा करते हैं। अभी जैसे कोई और भी आप किसी को बुलाइए, वो इसको बात करना चाहेगा, आप उसको लेके आएंगे, है कि वो अपना जो है तथ्य रखेगा कि दिस इज माई साइड ऑफ इट, दैट्स व्हाई आई एम हियर, बट दे डोंट वांट इट। और आज जो है मुझे जो सबसे बड़ा भय है, जो मुझे सबसे बड़ा भय है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि ये सब इनका झूठ अब निकलता आ रहा है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन, कोहेना और भी कितनी संस्थाएं हैं, वो जब इनको लिख रहे, ईमेल कर रहे, तो यूनिवर्सिटीज कह रहे हमको तो मालूम ही नहीं है। स्टैनफोर्ड का लेटर है जो मैं आपको भिजवा सकती हूं, आप देखिएगा, दे सेड वी हैव नो क्लू अबाउट इट। इन लोगों ने उसका नाम लिया। अब जैसे वंदना झिंगन एक फैकल्टी है, स्टैनफोर्ड में पढ़ाती है, उसके साथ में इन लोगों ने कार्य किया और स्टैनफोर्ड का लोगो, अब लोगो भी हटते जा रहे हैं। समय कम है, बट लेकिन अगर हम अपने कंधे अभी मतलब लाइक इफ वी टाइट आवर शोल्डर्स वी कैन डेफिनेटली डिफीट दिस। बट लेकिन ये जो मैं डिफीट की ये बात नहीं कहना चाहती, बिकॉज व्हाई वी आर नॉट एबल टू सेट आवर नैरेटिव व्हेंस वी हैव आवर ओन गवर्नमेंट फ्रॉम लास्ट 7+ years. To be honest, we are still in the defensive mode. We should be in the offensive mode. हम लोग NRIs जितना कर सकते हैं हम करते हैं, पर हमारी भी एक लिमिटेशन होती है। We need to have a full-fledged support about this when it comes to, क्योंकि ये जो है बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हैं जो कॉलेजेस जा रहे हैं, उनके लिए कितना बड़ा हेट क्राइम हो सकता है।
हैं, और इस चीज की जो मतलब लाइक जो पेरेंट्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और अमेरिका में ऐसी घटना इसके पहले भी होती रही है। Money हम 60 के दशक from the में जाए, parents। 70 के दशक में जाए, अमेरिका में इस प्रकार की घटना होती रही है, तब जबकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, उस जमाने में भी हुई है। तो आज हमारे बच्चों के साथ, जो खास करके यूएस में पढ़ते, यूरोप में पढ़ते, उनके साथ एट्रोसिटीज, हमले से लेकर सब कुछ होने की संभावना भी है। यह हेट किस क्राइम की तरफ लेकर जाएगा, यह हम सब जानते हैं। मैं संजय जी के पास चलता हूं। संजय जी, हम इसका विरोध केवल हमारे खिलाफ बोल रहे इसलिए ना करके, वैसे तो जब ये 4-5 दिन चलेगा तो इन्होंने क्या कहा उसका जवाब तो हम देंगे ही, लेकिन आज के कार्यक्रम से भी हम आपके द्वारा ये समझाना चाहते हैं दुनिया को कि जिसको समाप्त करने की तुम बात कर रहे हो, वो हिंदुत्व समाप्त हो जाता है, होगा तो नहीं कभी भी, लेकिन हो जाता है, कल्पना भी की जाए तो भी दुनिया के अस्तित्व पर खतरा है। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं और मैं बात उठाऊंगा जहां से नीरज जी ने बात समाप्त की थी। और नीरज जी ने कहा था कि जो समस्या है वो ग्लोबल जिहाद है। हाँ। और हम सब जानते हैं, हम देख रहे हैं तालिबान क्या कर रहा है इस समय अफगानिस्तान में, वो सबको दिखाई पड़ रहा है। चर्चा उसके ऊपर होनी चाहिए, ग्लोबल जिहाद के ऊपर होनी चाहिए और यूएस में होनी चाहिए। आप ये देखिए, मैं आपको आंकड़े देता हूँ। 9/11 की जो घटना हुई थी उसके बाद से, ये एक वेबसाइट है jihadwatch.org, रॉबर्ट स्पेंसर है, हमारे मित्र हैं, उनके द्वारा चलाई जाती है। उन्होंने डॉक्यूमेंट कर रखा है कि 9/11 के बाद से 39,925, फिर से बोलता हूं, 39,925 ये जिहादी अटैक्स हो चुके हैं, जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई है। लाखों क्या, कितने बेघर हुए हैं उनका कोई हिसाब नहीं है। और हमने स्वयं देखा है, हमने भारत में ही देखा है कितनी बार। आज हमने डिस्कस किया था, नीरज जी और मैं बैठे थे और हम मोपला नरसंहार डिस्कस कर रहे थे। मोपला नरसंहार, हमारा विभाजन नरसंहार, कश्मीर नरसंहार, ये सब के सब इस ग्लोबल जिहाद के प्रोडक्ट हैं। लेकिन आप ये देखेंगे कि ग्लोबल जिहाद, ग्लोबल इवेंजलिज्म और मार्क्सिज्म, ये तीन ये टोटलिटेरियन विचारधाराएं हैं, जो तीनों अलग अलग ये चाहते हैं कि पूरे विश्व पर इनका कब्जा हो, और ये आपस में एक तरह से गठजोड़ करके चलती हैं, ये टोटलिटेरियन विचारधाराएं। और इन टोटलिटेरियन विचारधाराओं को आपको एक एक करके डिसमेंटल करना पड़ेगा, और ये कार्य यूएस में ही करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यूएस की जो पूरी एकेडमी, पूरा जो एकेडमिया है, वो मार्क्सिज्म से, लेफ्टिज्म से पूरी तरह से इन्फेस्ट हो चुका है। उसमें ये इन्फेक्शन हो गया है। कल्चरल मार्क्सिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, ये इस तरह की जो विचारधाराएं हैं वो चारों तरफ फैली हुई हैं, और वे किसी भी प्रकार की तार्किक रूप में बात नहीं करती हैं, वो केवल ब्रांडिंग करती रहती हैं। आप इसमें भी देखिए, ये जो हिंदुत्व इन्होंने बोला, ग्लोबल हिंदुत्व, ये क्या है? इसमें कोई तर्क नहीं है, ये सिर्फ एक ब्रांडिंग है। और ये जो ब्रांडिंग की एक्सरसाइज है, ये मार्क्सिस्ट का एक बहुत ही जाना पहचाना एक तौर तरीका है, जिसमें तर्क का कोई स्थान नहीं है, जिसमें बहस का कोई स्थान नहीं है। वे अपना नैरेटिव चलाएंगे, और आप यदि उसका प्रतिकार भी करेंगे तो भी वो कहेंगे कि आप जो हैं वो एक तरह से आपको और लेबल करेंगे कि आप रिएक्शनरी हो रहे हैं, आप प्रतिक्रियावादी हो रहे हैं। मैं कई बार इसका मैंने अपने प्रोग्राम्स पे लिया है। एक सॉल एलेंस्की नाम के एक चिंतक हुए हैं, उन्होंने इन लोगों को एक मैनुअल दिए, उसको बोलते हैं रूल्स फॉर रेडिकल्स। उसके 13 बिंदु हैं, रूल्स फॉर रेडिकल्स। और रूल्स फॉर रेडिकल्स जो है वो इसका एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसकी बाइबल, इसकी कुरान है। वो उन रूल्स पर चलते हैं, और उन रूल्स पर चलकर आप उनको बिना समझे जब उनके तर्क में फंसने लगते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप उनके जाल में फंस गए, आप उनके ट्रैप में चले गए।
तो उनका जो तौर तरीका है वो हमको समझ कर और उसका उसी प्रकार से प्रतिकार करना पड़ेगा। उनके दिए हुए रूल्स पर, उनके दिए हुए टेम्पलेट पर हम लगातार चलते रहते हैं। वो एक एजेंडा सेट करते हैं, हम प्रतिक्रिया करते हैं। हमारी तरफ से एजेंडा सेट करने की पहल होनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, और खास करके इस वक्त जब तालिबान को लेकर दुनिया में चर्चा होनी चाहिए, हम सभी का समय भी उसमें जाना चाहिए। वो कम से कम इस एजेंडे पे इतना तो सफल हो ही गए कि हम उनके उत्तर देने में व्यस्त हो रहे हैं, और तालिबान की चर्चा का समय हम इनके चर्चा पर लेकर जा रहे हैं। तो ये भी एक पूरा गेम प्लान है। मैं नीरज जी के पास चलता हूं। नीरज जी, अब मैं उपाय की दिशा में आगे बढ़ना चाहता हूं। उपाय क्या हो सकते हैं? जी सुरेश जी, उपाय इसमें बड़ा सिंपल है। जैसा अभी संजय जी ने बोला ना कि हमें, और आपने भी जो बात की कि अब हमारी जो एनर्जी है उनको काउंटर करने पे जा रही है, और हमें हमेशा बेसिक्स पे चलना है कि अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जिन किताबों का अनुमोदन करते हैं, कि अगर आप ये बोलते हैं कि जो जिहाद है उसका जो सोर्स है, जो तालिबान जो काम कर रहे हैं उसका जो सोर्स है वो कुरान है, और मिशनरीज जो एक्टिविटी हमारे देश में जो अनस्टेबिलिटी पैदा कर रहे हैं वो बाइबल के कारण है, तो हम इन दोनों को अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं। अगर ये ह्यूमन वैल्यूज पर, प्लूरलिज्म पर, मल्टीकल्चरलिज्म पर, ये वो वाले शब्द हैं जिनको आजकल बड़ा यूज किया जाता है इनके एकेडमिया में, कि अगर आपकी ये किताबें इसकी कसौटी पर खरी उतरती हैं तो हम अपने आप स्वेच्छा से क्रिश्चियन बनने को भी तैयार हैं और मुसलमान बनने को भी तैयार हैं, लेकिन हमारे साथ एक ओपन डिबेट कर लीजिए। हम हिंदुत्व पे, हिंदुइज्म पे, हिंदू धर्म पे भी डिबेट करेंगे, लेकिन पहले हमने ये निश्चित करना है कि आप जो क्लेम कर रहे हैं वो कितना सच्चा है। क्योंकि आज तक हुआ क्या है कि अभी भी आप देखिए कि जो मेन स्ट्रीम में डिस्कोर्स चल रहा है वो ना जिहाद की बात कर रहे हैं, ना तालिबान का जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है कि वो कहाँ से प्रेरणा लेते हैं उसकी बात ही नहीं चल रही। बात क्या चल रही है, सिर्फ सुपरफिशियल के केवल सतही मुद्दों पे बात चल रही है कि महिलाओं के साथ क्या करेंगे, और जो महिलाओं के साथ करेंगे उसका सोर्स भी तो उसी कुरान में से निकल के आता है, जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जिसको ये लोग वो बोलते हैं, अपना पैगंबर बोलते हैं, फाउंडर बोलते हैं इस्लाम का, उसकी जो लाइफ हिस्ट्री है उसे अनुकरणीय माना जाता है। ये कहा जाता है कि ही इज द आइडियल पर्सन जिसको हर मुसलमान ने फॉलो करना है। तो जो उन्होंने बलात्कार किया करवाए, जो उन्होंने हत्याएं किया करवाई, क्या हम एक ऐसा समाज चाहते हैं? और अगर नहीं चाहते तो उसका विकल्प क्या है? तो अगर हम ये ढूंढने बैठेंगे तो जब हम बिल्कुल फंडामेंटल्स पर, बिल्कुल मौलिक विषयों पर बात करेंगे, तभी हम ये जो हिपोक्रेसी पूरे संसार में व्याप्त है आप देख रहे हैं, उसका केवल यही सॉल्यूशन है कि हम इस हिपोक्रेसी को तोड़कर, इस दीवार को तोड़कर सच्चाई की बात करें। और फॉर्चुनेटली आज हमारे पास एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो गांधी को और स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हैं। इन दोनों ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा हुआ है। अब गांधी जी का कहना था कि जो मिशनरी हैं ये सबसे बड़ा जहर है संसार के लिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जितने हमारे देश में मुसलमान हैं या क्रिश्चियन हैं वो सारे परवर्ट हैं जिनको तलवार के जोर पर या जिजिया के जोर पर कन्वर्ट किया गया है, उन्हें वापस लाना होगा। अगर हम नहीं लाते, और ऑन द अदर हैंड अगर एक हिंदू दूसरे पक्ष में जाता है तो ना केवल एक हिंदू कम हो जाता है बल्कि एक शत्रु और बढ़ जाता है। ये उनकी क्लैरिटी थी कि जो ये बैटल फील्ड है वो इतनी क्लैरिटी वाला है, उनके लिए इतनी क्लैरिटी थी कि उन्होंने हमें छोड़ना नहीं है। आजकल कई बार आप देखेंगे बात की जाती है कि आप हिंदू मुस्लिम क्यों करते रहते हो, तो हम नहीं करना चाहते, हमारे ऊपर थोपा जा रहा है क्योंकि वो हमारे अंदर इंटरेस्टेड है, पर उनकी जो विचारधारा वो परजीवी है कि दूसरे को कन्वर्ट करने पर ही वो सस्टेन कर सकती है। तो क्योंकि ये बैटल हमारे ऊपर थ्रस्ट की गई है तो हमें उसको काउंटर करना ही है। बिल्कुल। और हमारी विचारधारा कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं करती, उन्हीं की विचारधारा है जो मुस्लिम और काफिर का भेद पैदा करती है, क्रिश्चियन और इनफिडल का भेद पैदा करती है। आपने शुरू में कहा था कि हमारी सभ्यता वो है जो नर से नारायण तक लेके जाने की बिल्कुल। उनके वहां गॉड है जो बाहर बैठा और वो बोलता है कि तुम इनको मारोगे, इनकी महिलाओं के बलात्कार करोगे तो वो खुश होता है। तो क्या हमें ऐसा गॉड, ऐसी विचारधारा चाहिए? अगर नहीं चाहिए तो उसका ऑल्टरनेटिव हमारे पास उपलब्ध है, हम वो संसार के साथ उसको शेयर करना चाहते हैं और वो करना ही पड़ेगा,
अन्यथा ये जो आज अनरेस्ट पूरी दुनिया में दिख रहा है, ये बढ़ने के ही चांसेस हैं। बिल्कुल। नीरज जी, आपने मोदी जी से संबंधित जो नाम लिए कि गांधी और दूसरा नाम आपने विवेकानंद लिया, ये भी नाम लेना चाहिए कि मोदी जी आजकल मतलब पहले से ही अंबेडकर जी का नाम काफी ले रहे हैं और इन दिनों में तो ले ही रहे हैं। तो अंबेडकर ने इस्लाम के बारे में कहा था कि इस्लाम और देशभक्ति कभी एक साथ नहीं चलती, ये बात भी साथ साथ में लोगों के लेके जानी चाहिए। मैं संजय जी के पास चलता हूं। संजय जी, उपाय क्या? उपाय बहुत कुछ वही है। देखिए, जो विमर्श है वो हमें अपने हाथ में लेना पड़ेगा। पिछले लगभग हम ये मान सकते हैं कि पिछले लगभग 200 वर्ष से जो विमर्श है, जो एजेंडा सेटिंग है, वो पूरी तरह से वेस्टर्न वर्ल्ड के हाथ में चली गई है। और स्वतंत्रता के बाद में ये होना चाहिए था। ये मुझे लगता है कि ये प्रथम कर्तव्य था शासकों का कि वे जो है वे भारतीय भूमि के साथ साथ, भारतीय शासन के साथ साथ भारतीय संस्कृति को भी अपने हाथ में लेते। लेकिन उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपने हाथ में न लेकर उन्होंने उसको वामपंथियों के हाथ में दे दिया, जिनका घोषित उद्देश्य जो था वो हिंदू सभ्यता को नष्ट करना था। और जो दुखद बात यह है कि जब सत्ता परिवर्तन हो गया उसके बाद भी एजेंडा अभी भी वही चल रहा है। ये हम, आप, नीरज जी और जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं और बहुत सारे लोग अपने अपने स्तर पर तो ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन संस्थागत स्तर पर ये प्रयास नहीं हो पा रहा है। तो हमें इसको इतना प्रचार प्रसार करना है और हमें अपने सत्ताधीशों पर ये दबाव निश्चित रूप से बनाना चाहिए। और मैं कहूँगा कि एक बोनाफाइड रूप में हमें बनाना चाहिए कि भाई ये जो हमारी सही संस्कृति है उसको आप सुस्थापित कीजिए। ये आपके जो भारत इंडियन नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल इत्यादि का जो ये आज तक चला आ रहा है डायरेक्शन, ब्यूरोक्रेट तो वही देखता है ना, वो तो देखता है रिकॉर्ड में क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल। तो भाई मैंने तो 35 साल ब्यूरोक्रेसी में काम किया है, मैं जानता हूँ कि आप बाहर से कुछ भी कहते रहिए, मेरे पास तो जो आदेश है मैं तो उसकी पालना करूंगा। बिल्कुल। तो वो आदेश आज भी वही चल रहा है। तो इसको भी देखना पड़ेगा। और साथ में जो ये नीरज जी कह रहे हैं कि ये जो आपकी टोटलिटेरियन अतिवादी जो विचारधाराएं हैं, इनके सच को हमें न केवल उजागर करना पड़ेगा और हमें इसके साथ में, वैसे तो यदि इसमें सरकार सहायता करे तो अति उत्तम है, क्योंकि जैसे चीन ने अपना पूरा का पूरा विमर्श सरकारी सहायता से, सरकारी माध्यम से पश्चिम से छीन लिया। बिल्कुल। लेकिन हम जो हैं वो अभी तक पश्चिम के ही विमर्श पर उनका ही अंधानुकरण करते चले जा रहे हैं। आज भी उनका वैलिडेशन सीख करते हैं, आज भी हमको उनकी शाबाशी चाहिए। बिल्कुल। तो ये हमें परिवर्तित करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि जो ये पॉलिटिकली करेक्ट जो एक एटीट्यूड होती है कि साहब नहीं कि हम टेररिस्ट की तो निंदा करेंगे, लेकिन जो विचारधारा जो टेररिस्ट पैदा करती है हम उसके बारे में कभी चर्चा नहीं करेंगे, जैसे अभी नीरज जी कह रहे थे। बिल्कुल। हमें उसके मूल पर जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई संजय जी, मैंने एक एपिसोड किया पिछले दिनों की तालिबान और कुरान, तो मुझे कई लोगों ने, खास करके अपने साइड के लोगों ने कहा कि सुरेश ऐसा क्यों कर रहे हो, ना हमारे ही लोग। देखिए तालिबान, मैं तो अभी जयपुर डायलॉग्स जो मेरा चैनल है उसके ऊपर मैं कई कार्यक्रम कर चुका हूँ, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि भाई तालिबानी सोच तो मूल जो है वो भारत की ही है। मैं उसको ट्रेस करता हूँ शेख अहमद सरहिंदी से लेकर शाह वलीउल्लाह से लेकर, मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि हम रजविया से लेकर वो सब जगह वही सोच है। बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब ये था कि हम ऑफेंसिव नहीं रहते, हम ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, इससे दूर हो चुके हैं और इसी कारण हम पर लगातार हमले हो रहे हैं। जिया मंजीरी जी, आपका संगठन इसमें क्या करेगा? जी, मैं बहुत सारे संगठनों के साथ में और विद्यार्थी परिषद के साथ में भी चर्चा में हूँ इस विषय पे, और हम
जल्दी ही कुछ कड़ा कदम उठाएंगे इसमें? बिल्कुल, तो बता दीजिए, हम दिखाएंगे। दिनेश रावत जी, आगे क्या उपाय की दिशा में आपका क्या बताएंगे शॉर्ट में? शॉर्ट में देखिए, आप जो है सॉफ्ट कॉर्नर और ऑफेंस की बात कर रहे हैं, तो ऑफेंस में हमारे पास तो बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। जीसस क्राइस्ट इज ए प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। वो भारत में 13 साल की उम्र में आया, 17 साल भारत में रह के उसने पूरा अपना एडुकेशन लिया, और उसके बाद वो वहां पे गया जेरूसलम में, वहां पे 3 साल के अंदर उसको क्रूसीफाई कर दिया गया, और उसके बाद वो वहां पे मरा नहीं, वो वापस इंडिया में आया और इंडिया में 120 साल की उम्र में मरा है। ये पूरा का पूरा जो है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च किया इस पे, बहुत डीप जा करके इस पे मैंने रिसर्च किया है। लेकिन वो स्थान अभी, वो थोड़ा स्थान अभी तुरंत मत बताइए, नहीं तो पता नहीं दुनिया का सबसे बड़ा चर्च वही बन जाएगा, इसलिए हम उस पर विस्तार से बात करेंगे। मैं वंदना जी के पास चलता हूं। वंदना जी, क्योंकि आप बैटल फील्ड पर है, सबसे ज्यादा यूएस के फ्रीडम का बेनिफिट लेकर ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा दिखाया जा रहा है, और इसलिए आप लोग क्या करेंगे और हम लोगों से आप क्या चाहते हैं? सबसे पहली बात है, मैं चाहूंगी जो भारतीय मूल के पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को वहां भेजते हैं पढ़ने के लिए, मैं 25 सेंट देती हूं और वो $1 देते हैं, और पेरेंट्स का जो अलग खर्चा होता है। फॉरेन स्टूडेंट्स जो हैं उन पे अमेरिका की यूनिवर्सिटीज चलती हैं। 9/11 के बाद में जब ये अट्टा वट्टा ने जो किया था, तो फॉरेन जो गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया था, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने फॉरेन स्टूडेंट्स को बैन किया था। यूनिवर्सिटीज ने इतना पैसा, मतलब इतना ज्यादा लॉबिंग करके, सबसे पहले, अभी भी सारे वीजाज बंद है, स्टूडेंट्स के वीजा बंद नहीं है। तो आपके जो भारतीय मूल के पेरेंट्स हैं उनको चाहिए, we don't want to send our students, our kids to that school जहां सिर्फ हमारी ही, क्योंकि आप तो उनको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, एंड ये ऑर्डरेट क्या पढ़ाएगी उनको? साउथ एशिया स्टडीज की रटगर यूनिवर्सिटी का जहां नाम आता है तो आप उसको इन टॉप स्कूल्स में देखते हो, एंड जो स्टैनफोर्ड का नाम लिया, नॉर्थ वेस्टर्न का नाम लिया, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का नाम लिया, हम लोग जो कर रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको बताना चाहती हूँ, वी आर गोइंग टू, बिकॉज शी इज गेट लॉट ऑफ फेडरल एड ऑल्सो, उसको फेडरल फंडिंग मिली है। वी ट्राई टू पुट द ट्रेल इन देयर, वहां पे हमको नेल ठोकना है कि ये पैसा इसको इस काम के लिए दिया जा रहा है। और वो जो पेरेंट्स यहाँ के भी हैं वो भी दे आर वेरी मच स्केयर्ड, क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं, अब स्कूल फिजिकली खुल चुके हैं, तो माँ बाप को डर है कि बच्चों के साथ में वहां किस तरह से बिहेव होगा, हेट क्राइम का। और जब बात करते सितंबर 11, जहां स्वामी विवेकानंद ने 128 साल पहले आकर के सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कहा था, और उसी की जो हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और 20वां साल है 9/11 का। आपको करना चाहिए था ये, अगर ये जो करनी है कॉन्फ्रेंस, तो यू शुड हैव डन इट। Afghan is the major issue, jihad is the major issue, Islam is the major issue, and you said there is not, and they have thinking about doing, so that is what we all have to collectively nail them. That's what it is. Thank you. बिल्कुल। तो चलिए, मैं आप सभी दर्शकों का, और खास करके हमारे पूरे जो अतिथि आज हमारे साथ जुड़े थे, संजय जी, दिनेश जी, जिया जी, नीरज जी और वंदना जी, आप सभी का आभारी हूं। बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पर भी आप लोगों ने जो प्रतिक्रिया दी, मैं पोल दिखाता हूं कि कार्यक्रम के शुरू में जब हमने पूछा था कि क्या, क्योंकि ये भारत सरकार का भी दायित्व है, हिंदू फोबिया वाले, हिंदुओं को बदनाम करने वाले और समाप्त करने का बात करने वाले लोगों पर कार्रवाई हो क्या, ये जब पूछा गया था तो 99% लोग यहां पर कह रहे, करोड़ों लोगों की ये प्रतिक्रिया है, और ये प्रतिक्रिया कार्रवाई करने के दिशा में है। हम चाहते हैं कि इस बार भारत सरकार सख्त एक्शन ले। मित्रों, हम आपके सामने कई मुद्दे लेकर आते हैं, क्या मुद्दे हो बिंदास में, ये भी आप हमको लिखकर भेज सकते हैं। हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं द एम्पायर नाम की वो सीरीज, जो कि बाबर को महिमा मंडित कर रही है, खास करके तब जब प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा हो और बाबर की औलादों को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने पराजित किया हो, अस्वीकार किया हो उनके दावों को, तब मंदिर एक तरफ बनता है और दूसरी तरफ बाबर का महिमा मंडन, झूठा महिमा मंडन, असत्य इतिहास लोगों के सामने लेकर जाया जा रहा है। इसको लेकर भी बिंदास बोल मैं शनिवार को आपके सामने लेकर आऊंगा, आप उसे देखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।